गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा का प्रतीक। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग ऑर्गेनाइजिंग का इम्पोर्टेंस तक पढ़ चुके थे पिछले वीडियोस में, तो इस समय हम ऑर्गेनाइजिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। जो भी ऑर्गेनाइजिंग हम लोग पूरा प्रोसेस करते हैं, उसका आउटकम क्या निकलता है, उसका रिजल्ट क्या निकलता है, उसका जो रिजल्ट निकलता है वो एक स्ट्रक्चर के तौर पर निकलता है, उसे ही हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं। The organization structure can be defined as a framework within which managerial and operating tasks are performed। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है, ऐसा आउटलाइन है जिसके अंदर ही रह करके सारे मैनेजरियल या ऑपरेटिंग टास्क जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये स्पेसिफाई करता है किसके किसके बीच में, पीपल, वर्क और रिसोर्सेज के बीच में रिलेशनशिप को, कि कौन किसके ऊपर रहेगा, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, सब कुछ। ठीक, तो इसको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें 3 मेन पॉइंट्स आते हैं। पहला कि ये एक इस्टेब्लिश्ड पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप होता है, इसमें वेल डिफाइंड रिलेशनशिप होता है, कि जैसे एक CEO है, उसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजर है, उसके अंदर फोरमैन है, उसके अंदर वर्कर्स हैं, तो सब पूरा वेल डिफाइंड होता है। रिलेशनशिप एमंग वेरियस पोजीशन एंड एक्टिविटीज़, हर पोजीशन पे किसकी कैसे रिलेशनशिप होगी, हर एक्टिविटीज़ में किन दो लोगों के बीच में कैसे रिलेशनशिप होगी, ये वो सब कुछ ये मेंशन करता है। फ्रेमवर्क होता है किसके लिए, सारे मैनेजर्स और एम्प्लॉय के लिए, कि वो इसी फ्रेमवर्क में रह करके, इसी दायरे में रह करके वो अपना फंक्शंस करेंगे। ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के। तो लेट अस डिस्कस वन एग्जांपल, कि जैसे इसमें दिया हुआ है कि सबसे ऊपर CEO है, उसके नीचे प्रोडक्शन मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर है। प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर दोनों इक्वल लेवल पे है। ठीक, हर दोनों टाइप्स के मैनेजर के अंडर में फोरमैन है, कुछ से एक तरफ फोरमैन है, एक तरफ सेल्स ऑफिसर है, फिर फोरमैन के अंदर में अंडर में वर्कर्स हैं, इधर सेल्स पर्सन्स हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका है। नेक्स्ट, अब हर एक मैनेजर या हर एक ऑफिसर के अंडर में कितने सब ऑर्डिनेट्स होंगे, इसी को हम लोग कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट गिव्स शेप टू द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, ये शेप देता है कि किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगा। जितना बड़ा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होगा, उतना फैला हुआ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दिखेगा आपको किसी भी डायग्राम में या किसी भी फिगर में। Span of management refers to the number of subordinates that can be effectively managed by a superior. This is a definition of span of management और meaning इसका ये बता रहा है ये आपको कि एक ऑफिसर या एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स होंगे। जैसा कि 2 पिक्चर बना हुआ है, पहले पिक्चर में दिखा रहा है कि एक जो मेन सुपीरियर है उसके अंडर में 2 सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर एक सुपीरियर के अंडर में या एक जो सबऑर्डिनेट्स थे पहले वाले के, उसके अंडर में अनदर 2 सबऑर्डिनेट्स हैं। मतलब इसका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कह सकते हैं कि 2 एम्प्लॉई है। ठीक, एक के अंडर में 2। अब ऊपर देखते हैं कि पहले वाले के अंडर में 5 हैं। ठीक, उस 5 के अंडर में अगर सबके अंडर में 10-10 हैं, ठीक, या उससे भी ज़्यादा है, तो इसके स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फर्स्ट वन, या इन कंपैरिजन टू फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एसेंशियल टू इंश्योर ए स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जितना छोटा हो उतना ज़्यादा कंट्रोल होता है, पर जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है उतने बड़े स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होना चाहिए जिससे कि कम्युनिकेशन का फ्लो जो हो वो स्मूथ हो, ठीक, और कंट्रोल भी हो, सारे चीज़ों में बेटर कंट्रोल हो। ठीक, कंट्रोलिंग का प्रोसेस भी अच्छे से हो। यहाँ पे एक अनदर एग्जांपल है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का, बिजनेस ए ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। इसमें देखिए एक के अंडर में 2 हैं, फिर उसके अंडर में 2 हैं, फिर
अगेन उसके अंदर में 2 हैं। उसी तरह बिजनेस बी में क्या है कि एक के अंडर में 5 हैं, फिर सबके अंडर में 5-5 है। तो वही ऊपर वाले की तरह ही एग्जाम्पल है, इसको दूसरे वे में दिखाया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज द इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ठीक, एक तो ये हो गया सबसे बेस्ट और सबसे मेन पॉइंट है ये, इसीलिए हमने दोबारा इसको रिपीट किया है। अब इन ऊपर के सभी डिस्कशन से हम लोगों को क्या पता चलता है या क्या इम्पोर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए ये है कि ये तो एक स्पेसिफाई करता है, इसके डेफिनेशन से ही हम लोग इसकी इम्पोर्टेंस निकाल सकते हैं कि एक तो स्पेसिफाई करता है रिलेशनशिप, इट इंश्योर्स अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इट प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशंस, इट इवेंचुअली हेल्प्स इंटरप्राइजेस टू इंक्रीज द प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक, कंट्रोल अच्छा होगा, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। नाउ कम्स टू द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जिसमें से केस स्टडीज़ आती है। हमेशा एक केस स्टडी दिया होगा, एक स्टोरी दी होगी, एक केस दिया होगा, उसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर इसमें बेटर हो सकता है, या जो स्ट्रक्चर है उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। इस तरीके की केस स्टडीज़ इसमें से आती है। तो फर्स्ट वन और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट वन इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि फंक्शन के बेस पे सारा कुछ डिवीज़न होता है। जैसे एक CEO है, उसके अंडर में फंक्शन, जैसे मार्केटिंग का काम अलग है तो मार्केटिंग एंड सेल्स मैनेजर अलग हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर अलग हुआ, फाइनेंस मैनेजर अलग हुआ, HRM अलग हुआ, परचेजिंग मैनेजर अलग हुआ, पब्लिक रिलेशन मैनेजर अलग हुआ। ठीक, लेकिन उसी तरह दूसरे में देख लीजिए डिविजनल स्ट्रक्चर। तो डिविजनल स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक MD होता है, ठीक, या CEO हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर। उसके अंदर में क्या होगा कि एक, जैसे कोई एक समझ लीजिए पब्लिशिंग कंपनी है, ठीक, तो उसके कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स के बेस पे पूरा का पूरा वो डिपार्टमेंट ही बना देते हैं, और हर एक डिपार्टमेंट का अपना मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सब कुछ होता है, या उस डिपार्टमेंट का हेड सब सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक, या वो उसको परफॉर्म भी करता है। जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो बुक्स भी निकालती है, पीरियोडिकल्स भी निकालती है, स्टेशनरी का भी काम करती है, और मूवीज़ और म्यूज़िक के मतलब कैसेट्स वगैरह भी बेचती है। ठीक, तो बुक्स का डिपार्टमेंट उनका अलग होगा, पीरियोडिकल्स का अलग होगा, स्टेशनरी का अलग होगा, और मूवीज़ या म्यूज़िक का अलग होगा। अब बुक्स में भी प्रोडक्शंस, फाइनेंस, सेल्स मैनेजर सब कुछ होंगे, फिर पीरियोडिकल्स में भी प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस सब कुछ होंगे, सारे तरीके के मैनेजर्स, फिर स्टेशनरी में भी सब कुछ होंगे। मतलब एक डिपार्टमेंट अपने आप में पूरा होता है लगभग। ठीक, तो उसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, मतलब हर एक यूनिट बेस पे बसा होता है, उसी को चाहे यूनिट कह लीजिए, चाहे डिवीज़न कह लीजिए, चाहे डिपार्टमेंट कह लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिटेल में समझेंगे कि जैसे एक MD है, उसके अंडर में प्रोडक्शन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर सब कुछ है, पर्सनल मैनेजर है। ठीक, एडवर्टीजमेंट है, सेल्स है, मार्केटिंग रिसर्च है, कस्टमर सर्विस है, कई सारी चीज़ें हैं। तो इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वेयर इन जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप्ड इनटू मेजर फंक्शंस एंड दीज मेजर फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड एज सेपरेट डिपार्टमेंट्स। इसमें क्या होता है कि सिमिलर नेचर के सारे काम, जैसे फाइनेंस से रिलेटेड अगर एक कंपनी में कई सारे प्रोडक्ट हो रहे हैं, लेकिन सब सारे प्रोडक्ट के फाइनेंस से रिलेटेड काम जो होगा फाइनेंस मैनेजर करेगा, प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे काम प्रोडक्शन मैनेजर करेगा। तो उसमें क्या है कि सिमिलर नेचर के जॉब को एक अलग डिपार्टमेंट में दे दिया जाता है। ठीक, ये थोड़ा सा मतलब छोटे डिपार्टमेंट्स या जहाँ पे छोटे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इन कंपेरिजन टू वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये थोड़ा सा उनसे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या जिसके जो प्रोडक्ट लाइन है बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं है, केवल एक ही 2 टाइप के प्रोडक्ट का वो प्रोडक्शन करते हैं या ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्लासिफाइज पीपल अकॉर्डिंग टू द फंक्शंस दे परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। अ पर्सन विल बी इन चार्ज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न वी कैन हैव द प्रोडक्शन लाइक दिस। ठीक, फंक्शनल स्ट्रक्चर, यहाँ पे एक
अलग से एक कंपनी का एक प्रोडक्शन फंक्शनल स्ट्रक्चर दिया है कि एक प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, उसके पर्सनल स्टाफ है, फिर मार्केटिंग सारा कुछ मार्केटिंग से वर्क से रिलेटेड सारे पर्सनल हैं, फिर इंजीनियरिंग, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस, इन सब से रिलेटेड है। एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे एक ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एट गुड़गांव एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट लोकेटेड एट फरीदाबाद। ठीक, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में होती है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट फरीदाबाद में है। द कंपनी मैन्युफैक्चर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक्स, इन दिस केस द कंपनी शुड अडॉप्ट द फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक, कंपनी लेकिन बनाती केवल ट्रक ही है। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक्स बनाती है मॉडल, लेकिन बनाती ट्रक ही है। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं एकदम डिफरेंट कि ट्रक भी बना रही है, बाइक भी बना रही है, साइकिल भी बना रही है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इनको फंक्शनल स्ट्रक्चर ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि जैसे मार्केट से रिलेटेड एक काम उनका फरीदाबाद में हो रहा है तो वहाँ पे बस एक डिपार्टमेंट रख देंगे, उनका सारा काम हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग गुड़गांव में हो रही है तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो काम कर लेगा। अब अलग अलग डिपार्टमेंट करेंगे तो तीनों जगह सारे डिपार्टमेंट सेटअप करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ डिविजनल सुटेबल नहीं होगा। तो इट शुड अडॉप्ट द फंक्शनल स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या होता है देख लेते हैं इसको भी, कि स्पेशलाइजेशन होता है इसमें, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है। स्पेशलाइजेशन क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है जो अपने काम में स्पेशलाइज होता है, फाइनेंस वाला फाइनेंस में, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन में, उसको वैसे ही काम दिए जाते हैं। ऑल द पर्सन्स आर अलॉटेड द सेम टास्क इन विच दे आर स्पेशलाइज्ड। ठीक, जिससे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर हो सके। ईजी सुपरविज़न होता है क्योंकि हर आदमी अपने काम में माहिर होता है तो उसका सुपरविज़न भी ईजिली कर लेता है, क्योंकि उसके अंडर में भी केवल उसी से रिलेटेड वर्कर्स जो है रहेंगे। इंक्रीजिंग मैनेजरल एफिशिएंसी, जब इजी सुपरविज़न होगा तो मैनेजरल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी ही। ट्रेनिंग आप अच्छे से दे पाओगे। आप फाइनेंस मैनेजर हो तो अपने अंडर में जितने भी लोग हैं उनको फाइनेंस से रिलेटेड अच्छी ट्रेनिंग दे पाओगे। ठीक, लोअर कॉस्ट, इट लीड्स टू द मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट। अब जैसे हर डिपार्टमेंट में अगर अलग अलग हम फाइनेंस मैनेजर रखें, अलग अलग प्रोडक्शन मैनेजर रखें तो कॉस्ट ज़्यादा गिरता है, लेकिन सारे के लिए प्रोडक्शन मैनेजर एक, फाइनेंस मैनेजर एक रखेंगे तो उससे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा और कॉस्ट जो है वो काफ़ी लोअर रहेगा। डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, तो फर्स्ट वन इज़ एम्फेसिस ऑन डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, हर डिपार्टमेंट अपने आप को अच्छा प्रूव करना चाहता है और अपनी जिम्मेदारी केवल दिखाना चाहता है, अपनी इफिशिएंसी दिखाना चाहता है। उसको जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है उससे कभी कभी वो काफ़ी दूर चले जाते हैं या उससे उनसे ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, वो अपने डिपार्टमेंट की इफिशिएंसी दिखाना चाहते हैं। ड्यू टू सेपरेशन ईच डिपार्टमेंट हैड एम्फेसिस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज फंक्शन एंड लैक्स एम्फेसिस ऑन द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, अगर किसी दो डिपार्टमेंट या दो डिपार्टमेंट के हेड के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए तो ये काफ़ी हार्मफुल होता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट के लिए। डिफ़िकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन, अगर दो डिपार्टमेंट है, जाहिर सी बात है दोनों के डिपार्टमेंट के हेड जो हैं वो अपने अपने काम को अपने तरीके से करना चाहेंगे और इस फैसिलिटी में क्या होगा कि कोऑर्डिनेशन मिस करेगा। कोऑर्डिनेशन बैठाना बड़ा डिफ़िकल्ट काम हो जाएगा, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट अगर चाहेगा कि हम जब चाहे तब हम जितना ऑर्डर मिले तुरंत सप्लाई हो जाए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सोचेगा कि नहीं हम तो उसी तरीके से मशीन चलाएंगे जिससे कि हमें सबसे लोअर कॉस्ट पड़े, कि एक दिन अगर चलाएंगे पूरा इकट्ठा माल प्रोडक्शन कर दिए, दूसरे दिन अगर उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करना है तो बंद कर दिए जिससे कि खर्च बच जाए। तो सबके अपने अपने इंटरेस्ट रहेंगे। सूटेबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ये कब सूटेबल है, जबकि साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो, नॉट वेरी मच बिग लार्ज, ठीक है, फिर भी लार्ज हो, डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, कई तरीके की एक्टिविटीज़ भी हो, और ये जनरली जहाँ का प्रोडक्ट लाइन ज़्यादा डाइवर्सिफाइड ना। ठीक, डिविजनल स्ट्रक्चर, मैनेजिंग डायरेक्टर इसके अंडर में देखिए टेक्सटाइल भी बना रही है कंपनी, सीमेंट भी बना रही है, फूड प्रोडक्ट्स बना रही है, कंप्यूटर भी बना रही है। ठीक, तो अब ये एकदम एक दूसरे से भिन्न है। फूड प्रोडक्ट्स एक अलग चीज़ है, टेक्सटाइल्स कपड़ा का बिज़नेस अलग है, सीमेंट अलग है और कंप्यूटर एकदम अलग है। तो इसमें क्या है कि सब एक प्रोडक्शन के लिए आप किसी एक चीज़ के लिए अगर किसी पर्सन को आप हायर करते हो या रिक्रूट करते हो तो ऐसा नहीं कि उस सब में वो जानकार रहेगा। तो
आपको अलग अलग डिपार्टमेंट बैठाने पड़ेंगे, जिससे कि सभी को आप अकाउंटेबिलिटी दे पाएँ कि अगर टेक्सटाइल हमारा नहीं चला तो आप जिम्मेदार हैं, अगर सीमेंट नहीं चला तो आप जिम्मेदार हैं। इसके अंडर में सबके सारे डिपार्टमेंट के अंडर में फाइनेंस, प्रोडक्शन, सेल्स सब कुछ अलग अलग रहेगा, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट। डिविजनल स्ट्रक्चर, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विंग अ नंबर ऑफ डिस्टिंक्टिव मार्केट्स, अलग अलग मार्केट को सर्व कर रही है, द डिविजनल स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड मोर सुटेबल, तब डिविजनल स्ट्रक्चर जो है ज़्यादा सुटेबल होता है। डिविजनल स्ट्रक्चर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन वेयर इन देयर आर सेपरेट डिविजन्स फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ईच डिवीजन हैविंग फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एक्सेट्रा। ईच डिविजनल हेड इज़ रिक्वायर्ड टू लुक आफ्टर ऑल फंक्शंस रिलेटेड टू द प्रोडक्ट और मार्केट डायरेक्ट। ठीक, हर जो डिविजनल हेड है वो सब कुछ देखता है, सारे फंक्शन देखता है अपने डिपार्टमेंट के। तो डिविजनल स्ट्रक्चर जैसे अल्टी यहाँ पे दिया हुआ है कि वो पावर भी बना करती है, पावर सेक्टर में भी है, हैवी इंजीनियरिंग में भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है, आईटी कम्युनिकेशन में भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी में भी है। ठीक, तो इसके लिए क्या ज़रूरी होगा कि ये डिविजनल स्ट्रक्चर रखे अपनी कंपनी में। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर कॉस्मेटिक, मेडिसिन, गारमेंट, फुटवेयर, ये सब कुछ हो। यहाँ पे दूसरे सब भी डिवीज़न दिए हैं कि अगर आपके यहाँ कभी कभी जोन वाइज भी डिवीज़न बांट दिया जाता है कि जैसे आप ऑल ओवर इंडिया आपका सब सारे कुछ क्या नाम है कि, या टेरिटरी वाइज भी बांट दिया जाता है कि अगर ऑल ओवर इंडिया आपका वर्क चल रहा है तो नॉर्थ ईस्ट में का डिवीज़न अलग हो, नॉर्थ का डिवीज़न अलग हो, ईस्टर्न का डिवीज़न अलग हो। अपने रेलवे में भी डिवीज़न बांटे गए हैं, 17 डिवीज़न है लगभग। तो डिवीज़न बांटने से कंट्रोलिंग जो है आपकी आसान हो जाएगी अगर बहुत बड़े टेरिटरी में आपका बिजनेस फैला हुआ है तो। एग्जाम्पल्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर्स, तो यहाँ पे वी गार्ड लिमिटेड एक का एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके पूरी कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। एडवांटेजेस क्या होता है कि सबसे पहले जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है, हर एक प्रोडक्ट के लिए पूरा पूरा एक डिपार्टमेंट होता है, उनको अच्छा बनाने के लिए, अच्छे से बेचने के लिए, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए पूरा का पूरा डिपार्टमेंट लगा होता है। ठीक है, पूरा अटेंशन मिलता है उसको, हर प्रोडक्ट लाइन को। ठीक, इससे क्या होता है कि ग्रोथ की फैसिलिटी बढ़ती है, कोऑर्डिनेशन इजी हो जाता है क्योंकि हर एक डिफरेंट टाइप्स के जो प्रोडक्शन होते हैं उसके लिए परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग सब कुछ अलग होता है और उसके ऊपर एक जो हेड होता है, डिपार्टमेंट हेड, वो सभी कुछ को देखता है और कोऑर्डिनेट करता है। तो इस टाइप के डिवीजन स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, स्पेशलाइजेशन अच्छा होता है और सबसे बड़ी बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना आसान होता है। अगर कोई कंपनी 4 प्रोडक्ट लाइन कर रही है, बेच रही है, अगर सीमेंट भी कर रही है, टेक्सटाइल्स भी कर रही है और सीमेंट डिवीज़न से अगर घाटा होता है तो चाहे तो केवल सीमेंट को बंद करके बाकी तीनों को जो प्रॉफिट वाले हो उनको कंटिन्यू कर सकती है। ठीक, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है पता करना और फिक्स करना आसानी से पहले वाले स्ट्रक्चर में, फंक्शनल स्ट्रक्चर में। इट प्रमोट्स द फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव, और ये फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रमोट करती है, जब चाहे तब आप एक नया प्रोडक्ट लाइन ऐड करिए, उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बैठा दिए। ठीक, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जब चाहे तब आप नए बिज़नेस में जा सकते हैं, बिज़नेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसा कि हर एक चीज़ का प्रॉज एंड कॉन्स होता है। तो फर्स्ट वन इज़ दैट कि कॉन्फ्लिक्ट एमंग मे अराइज एमंग डिफरेंट डिवीज़न, जैसे उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में हो सकता था कॉन्फ्लिक्ट्स, इसमें डिफरेंट डिवीज़न्स में भी हो सकते हैं। कभी कभी डुप्लीकेशंस के कारण जो है कि ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका काफ़ी हाई हो जाता है। जैसे सारे डिपार्टमेंट में फाइनेंस मैनेजर है तो ऐसे तो फंक्शन स्ट्रक्चर में एक ही फाइनेंस मैनेजर सारा काम देख लेता तो एक ही की सैलरी में सारा काम चल जाता। पर अब क्या है कि अगर 4 डिपार्टमेंट्स हैं तो चारों के लिए, 4 डिवीज़न है तो चारों के लिए फाइनेंस मैनेजर चाहिए, तो ये थोड़ा हाई कॉस्ट पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि हर डिवीज़न जो है कि अपने आप को बेटर परफॉर्म करने के लिए, एक दूसरे से अच्छा परफॉर्म करने के लिए दूसरे डिवीज़न के इंटरेस्ट पे भी अपना कुछ अपने केवल सेल्फिश एटीट्यूड दिखाते हुए अपना सब कुछ एफिशिएंसी दिखाने की कोशिश करता है कभी कभी, जो कि ये नुकसानदायक होता है। तो दिस वाज दैट अनसुटेबिलिटी, दिस वाज द मीन्स की प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। सुटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन हो, ठीक, वैरायटी ज़्यादा हो जहाँ पे, वहाँ के लिए सबसे सुटेबल होता है। ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द काउंट, ठीक, और अगर ये बहुत बड़े पार्ट्स में अगर चल रहा है बिजनेस या बहुत बड़े टेरिटरी में चल रहा है तो वहाँ के लिए भी ये सुटेबल होता है। अब इसके कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो फंक्शन के बेस पे क्या है कि फंक्शनल जो
स्ट्रक्चर है उसमें सब कुछ फंक्शंस के बेस पे डिसाइड होता है, और इसमें डिविजनल में प्रोडक्ट लाइन के बेस में स्पेशलाइजेशन क्या है कि इसमें फंक्शंस के बेस में स्पेशलाइजेशन होता है, इसमें प्रोडक्ट के बेस में स्पेशलाइजेशन होता है। सबसे बड़ा डिफरेंस कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना डिफ़िकल्ट होता है फंक्शनल में, लेकिन डिविजनल में ईजी होता है। ठीक। मैनेजरियल डेवलपमेंट, मैनेजर जो है, जैसे कोई एक प्रोडक्शन मैनेजर है, केवल प्रोडक्शन का काम देख रहा है, तो जब वो उसको प्रमोट करना होगा तो वो केवल प्रोडक्शन का ही काम जानता है, तो कैसे वो CEO वगैरह बन पाएगा। लेकिन डिविजनल में अगर कोई मैनेजर होता है तो जो एक डिवीज़न हेड होता है वो सारे काम देखता है, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, तो उसका प्रमोशन के चांस अच्छे होते हैं, वो आगे प्रमोशन पाने के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड होता है। ठीक। तो इसमें चांसेस मैनेजर डेवलपमेंट के ज़्यादा होते हैं डिविजनल में। कॉस्ट तो फंक्शनल का जो होता है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर वो थोड़ा इकोनॉमिकल होता है, और डिविजनल में इकोनॉमिकल नहीं होता है, ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन फंक्शनल में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन डिविजनल में कोऑर्डिनेशन अच्छे होते हैं। दिस वाज द प्रेजेंटेशन फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।